Hello everyone, this is मनीषा विमल। वेलकम टू जीके एंड जीएस प्रिपरेशन। इस वीडियो में हम आनुवंशिकता और पर्यावरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि सीटेट में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, मानव व्यक्तित्व परिणाम है केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। तो जो मानव व्यक्तित्व होता है वह आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया के कारण होता है। और मानव व्यक्तित्व के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण का 50-50% योगदान होता है। किसी एक को हम ही महत्व नहीं दे सकते। प्रश्न नंबर 2, एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। तो यहाँ पे 2 जुड़वा भाइयों की बात की गई है। एक को किसी अमीर खानदान ने गोद ले लिया और एक को किसी गरीब ने। तो 1 वर्ष के बाद उनकी बुद्धि लब्धांक में है तो क्या फर्क पड़ेगा ये हमें बताना है। धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे अमीरी गरीबी जो है वो बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करती। तो पहला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता, यही ऑप्शन सही है। फिर भी हम आगे के ऑप्शन देख लेते हैं। निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। ये भी कह नहीं सकते कि दोनों के अंक जो हैं समान ही आएंगे। तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन सही है वो है सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। अब हम देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यता, मतलब जो सीखने संबंधी बीमारियां होती हैं, डिसऑर्डर होते हैं, जैसे डिस्ग्राफिया और डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, इनकी बात की गई है। तो लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती है। इसका कोई जेंडर से लेना देना नहीं है कि लड़कों में कम पाए जाएंगे और लड़कियों में अधिक पाए जाएंगे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती हैं जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखता है। इसका शहर और गांव से भी कोई लेना देना नहीं है कि गांव के बच्चों में डिसऑर्डर ज़्यादा पाए जाएंगे सीखने से संबंधित या शहरों में ज़्यादा पाए जाएंगे। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। ये ऑप्शन हमें सही लग रहा है। तो ऐसी कई बीमारियां होती हैं जो मम्मी पापा या फिर और उनके पूर्वजों में होती है, तो वो बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं जीन्स के द्वारा। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हमें सही लग रहा है। फिर भी हम चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जिनकी बुद्धि लब्धि औसत से ज़्यादा होगी उनमें ये डिसऑर्डर पाए जाएंगे। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 4, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50% योगदान रखते हैं। हाँ, रखते हैं। समवयस्कों और पितृ का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते या फिर सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, ताकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो सही है कि जो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में जो है 50% योगदान देते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की
गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है, या फिर गोद लिए गए बच्चे का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सगे भाई बहनों का होता है। ऐसा नहीं है कि सभी भाई बहनों का जो बुद्धि लब्धांक होता है वो डिसाइडेड होता है। हाँ, ये मम्मी पापा से प्रभावित जरूर होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सबका सेम ही होगा, सारे सिबलिंग्स का। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जो आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 6, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आनुवंशिकी एवं वातावरण, व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण। तो यहाँ पे जो प्रकृति पोषण विवाद है वो आनुवंशिकी एवं वातावरण से संबंधित है। यहाँ पे प्रकृति जो है आनुवंशिकी को कहा गया है और जो पोषण है वो वातावरण से संबंधित है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 7, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं जो है वो प्रकृति को सूचित करती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा। फिर भी हम आगे के ऑप्शन देख लेते हैं। एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियाँ, हमारे आसपास का वातावरण। ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रकृति है यहाँ पे वो जैविकी विशिष्टताओं या आनुवंशिकता या वंशानुक्रम सूचनाओं को सूचित करता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 8, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। तो यहाँ पे जो माता पिता हैं वो भी प्लेयर हैं, तो जीन्स के द्वारा भी बच्ची पे प्रभाव पड़ा होगा और उसके लिए उसे प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। मतलब पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों का यहाँ पे उसे बच्चे को सहयोग मिल रहा है। तो यह किसका परिणाम होगा? वृद्धि और विकास का, स्वस्थ और प्रशिक्षण का, अनुशासन और पौष्टिकता का, या फिर आनुवंशिकता और पर्यावरण का। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है वो सही होगा, क्योंकि उसे उसके मम्मी पापा जो थे वो भी खिलाड़ी हैं और उसे प्रशिक्षण भी मिल रहा है खेलने के लिए। तो यहाँ पे पर्यावरण और आनुवंशिकता का दोनों का सहयोग उसे मिल रहा है। प्रश्न नंबर 9, आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। सिर्फ पिता से, माता पिता एवं दोनों से, माता पिता एवं उनके पूर्वजों से। तो जो आनुवंशिक गुणों का जो स्थानांतरण होता है वो माता पिता एवं उनके पूर्वजों से होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। प्रश्न नंबर 10, शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में स्थानांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता के संदर्भ में निम्न कथन किस विचारक का है? एच.ए. पेटरसन, अब्राहम मैस्लो, जेम्स ड्रेवर या फिर वुडवर्थ। तो ये कथन जो है वो है जेम्स ड्रेवर का। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति या फिर चिंतन पैटर्न। तो जो आँखों का रंग होता है या फिर जो हमारी हाइट होती है और जो हमारा कलर होता है वो आनुवंशिकता संबंधी कारक होते हैं। तो यहाँ पे आँखों का रंग सही होगा। प्रश्न नंबर 12, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं वंश, वंशानुक्रम, वातावरण, इनमें से कोई नहीं। तो जो माता पिता से संतानों को गुण प्राप्त होते हैं वो वंशानुक्रम कहलाता है। प्रश्न नंबर 13,
निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे पर आनुवंशिकता का प्रभाव है? विशिष्ट शारीरिक लक्षण, विशिष्ट बुद्धि, विशिष्ट चरित्र। तो यहाँ पे हमें कोट में ऑप्शन चूज करना है। तो जो विशिष्ट शारीरिक लक्षण भी जो होता है वो आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। जो बुद्धि होती है वो भी आनुवंशिकता से प्रभावित होती है, और जो चरित्र भी होता है वो आनुवंशिकता से कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों सही ऑप्शन है, तो हम ये सभी के साथ जाएंगे। प्रश्न नंबर 14, आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर हैं निर्भर, बी पूरक सहयोगी। तो जो आनुवंशिकता और वातावरण होते हैं वे ये एक दूसरे पर निर्भर भी होते हैं, ये दूसरे के पूरक भी होते हैं और ये दूसरे के सहयोगी भी हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो 4 है ये सही होगा, ये सभी। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है? सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास तथा डी शारीरिक विकास। तो यहाँ पे इन सभी पर आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे ये सभी ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 16, किसी बालक का शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है केवल पिता के डीएनए से, केवल माता के डीएनए से, माता पिता दोनों के डीएनए से, या फिर ना तो माता और ना ही पिता के डीएनए से? तो क्या वह पड़ोसी के डीएनए से प्रभावित होगा? तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा, माता एवं पिता दोनों के डीएनए से प्रभावित होता है किसी बालक का शारीरिक लक्षण। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 17, बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि डैश और डैश की अंतःक्रिया द्वारा होती है? माता पिता के व्यवहार, उसके मित्रों भाई बहनों के व्यवहार, उसके शिक्षकों अभिभावकों के व्यवहार, या फिर आनुवंशिकता और वातावरण से? तो जो बालक का संपूर्ण व्यवहार होता है वो आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा निर्मित होता है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 18, बालक को जो मूल प्रवृत्तियाँ डैश से प्राप्त होती हैं उनका विकास डैश में होता है? वातावरण से प्राप्त होती हैं, वंशानुक्रम में होता है या फिर वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं, वातावरण में होता है या फिर परिवार से प्राप्त होती हैं, विद्यालय में होता है या फिर समाज या परिवार? तो यहाँ पे जो बालक को जो मूल प्रवृत्तियाँ जो हैं वो वंशानुक्रम में प्राप्त होती हैं और उनका विकास जो होता है वातावरण में होता है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 19, बालक के सम्यक विकास के लिए निम्नलिखित में से किसका संयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? उनके विद्यालय एवं परिवार, उनके वंशानुक्रम और वातावरण, उनके परिवार एवं समाज, या फिर उसके समाज एवं राष्ट्र? तो जो बालक का विकास होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण का योगदान होता है उसमें। प्रश्न नंबर 20, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है या कथन किसका है? वुडवर्थ, रॉस, एनास्टसी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो यह कथन है ये है वुडवर्थ रॉस का। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। प्रश्न नंबर 21, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिलेगा तो बच्चे सीखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन में सही लग रहा है, फिर भी हम आगे देखेंगे उन्हें खेलने का मौका मिले। ऐसा नहीं है कि बस उनसे खेल ही खिलवाएंगे तभी सीखेंगे, उन्हें मित्र बनाने का मौका